फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में सेस्क्यूलिनियर फॉर्म के लिए रिप्रेजेंटेशन थ्योरम हमने की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर। तो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह से उसका एग्जिस्टेंस होगा, वो सारा का सारा हम एक थ्योरम है जिसमें ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए हम करेंगे, उसके बाद इसको समझते हैं। एग्जिस्टेंस थ्योरम भी इसे हम कहते हैं, एग्जिस्टेंस थ्योरम। लेट T from H1 to H2 be a bounded linear operator, be a bounded linear operator where H1 and H2 are Hilbert spaces. Then T star from Hilbert space H2 into H1 is said to be Hilbert adjoint operator. And it is such that for x belonging to H1, y belonging to H2, inner product Tx, y equal to inner product x, T star y, T star y। तो इस तरह से कोई भी ऑपरेटर जो डिफाइंड है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर कह रहे हैं। तो अभी हम एक थ्योरम भी यहाँ पर जो चल रही है थ्योरम अपनी, ये इसमें डेफिनेशन और थ्योरम एक साथ ही हम करेंगे। टी स्टार का एग्जिस्टेंस भी हम इसके अंदर प्रूव करेंगे। तो टी एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स कोमा टी स्टार वाई। अब एक चीज आपको अच्छी तरह से पता हो कि टी मैप कहाँ से है, H1 से H2 के अंदर, और टी स्टार मैप हम कहाँ से ले रहे हैं, H2 से H1 के अंदर। तो अब मुझे आप ये बताइए कि अगर x एलिमेंट में किसका ले रहा हूँ, H1 का, तो x अगर H1 का एलिमेंट है तब Tx इसकी इमेज किस में जाएगी, H2 में। तो Tx एलिमेंट किसका हो गया हमारा, H2 का। तो Tx H2 का एलिमेंट है, y किसका एलिमेंट ले रहे हैं, H2 का एलिमेंट ले रहे हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन है वो किस हिल्बर्ट स्पेस पर है, H2 पर। इसी तरह से यहाँ हम देखें x किसका एलिमेंट है, H1 का, y किसका एलिमेंट है, H2 का। तो y अगर H2 का एलिमेंट है देन T स्टार y किसका एलिमेंट होगा, H1 का। तो T स्टार y अगर H1 का एलिमेंट है, x भी H1 का एलिमेंट है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में जो इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं वो किस पर डिफाइन हो रहा है, हिल्बर्ट स्पेस H1 पर। तो कोई भी ऑपरेटर T स्टार अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब वो ऑपरेटर क्या कहलाएगा, हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर। किसका, ऑपरेटर T का। इसके बाद हम आगे लिखेंगे then T star is said to be Hilbert adjoint operator such that this
तो एग्जिस्टेंस थ्योरम में हम क्या करेंगे, इन दिस या इन एग्जिस्टेंस थ्योरम we have to prove that Hilbert adjoint operator T star of T exist। ये चीज़ एग्जिस्टेंस थ्योरम में हमें प्रूव करनी है कि इस तरह का ऑपरेटर एग्जिस्ट करेगा। इट इज यूनिक एंड नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। तो ये भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी। तो एग्जिस्टेंस थ्योरम में ये जो आपके पास कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर का एग्जिस्टेंस हमें प्रूव करना है, और वो ऑपरेटर इस तरह का होगा कि वो क्या बनेगा, यूनिक ऑपरेटर बनेगा, और साथ ही टी स्टार का नॉर्म टी के नॉर्म के इक्वल होगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करें प्रूफ इस थ्योरम का। सेस्क्यूलिनियर फॉर्म लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव कर लिया था, उसी के हिसाब से इस थ्योरम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो किस तरह से, डिफाइन H ए मैपिंग H फ्रॉम H2 क्रॉस H1 इनटू K। H2 क्रॉस H1 से फील्ड K के अंदर एक मैप हम डिफाइन कर रहे हैं बाई H ऑफ y कोमा x। तो y एलिमेंट किसका लिया मैंने, H2 का। H1 का एलिमेंट क्या है, x। H y कोमा x इक्वल टू इनर प्रोडक्ट y कोमा tx, y कोमा tx। इस तरह से एक मैप हम डिफाइन कर रहे हैं। सपोज रिलेशन नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल we will claim that H is sesquilinear form। तो सबसे पहले हमको H को सेस्क्यूलिनियर फॉर्म यहाँ पर प्रूव करना है। एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि इनर प्रोडक्ट के अंदर लेफ्ट आर्ग्यूमेंट लीनियर होगा, राइट आर्ग्यूमेंट सेस्क्यूलिनियर होगा। ठीक है, ये है। तो अगर H को हमें सेस्क्यूलिनियर फॉर्म प्रूव करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस ये हम लेकर चल रहे हैं H ऑफ y कोमा अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2, ये हम लेकर चल रहे हैं, विच इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट H की डेफिनेशन देखिए यहाँ से y कोमा टी एक्स, तो ये अपने पास आ गया y कोमा टी ऑफ अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2। इस फॉर्म में t यहाँ पर क्या दे रखा है, लीनियर ऑपरेटर। तो t अगर लीनियर ऑपरेटर है तो ये लीनियरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये हमारे पास बन जाएगा इनर प्रोडक्ट y कोमा अल्फा 1 टी x1 प्लस अल्फा 2 टी x2 इनर प्रोडक्ट, विच इज इक्वल टू, यहाँ से इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अल्फा 1 बार इनर प्रोडक्ट y कोमा टी x1 प्लस अल्फा 2 बार इनर प्रोडक्ट y कोमा टी x2, विच इज इक्वल टू
अल्फ़ा 1 बार, और इसको हम लिख सकते हैं एच ऑफ वाई कोमा x1 प्लस अल्फ़ा 2 बार और एच ऑफ वाई कोमा x2। यहाँ से आपको पता चल गया कि राइट आर्ग्यूमेंट से यहाँ पर कॉन्जुगेट बाहर आ रहा है, और इसी चीज़ को अगर लेफ्ट आर्ग्यूमेंट पर हम लेते तो एज इट इज़ अल्फ़ा बीटा बाहर आते। तो ये h जो फंक्शन है वो सेस्क्यूलिनियर फॉर्म की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज h इज सेस्क्यूलिनियर फॉर्म। सेस्क्यूलिनियर फॉर्म। तो सबसे पहले एक मैपिंग जो हमने H डिफाइन की है रिलेशन नंबर 1 की सहायता से, इस मैपिंग को हमने सेस्क्यूलिनियर फॉर्म प्रूव किया है। सेकंड पार्ट अब जो हम इसका करेंगे, नाउ वी विल प्रूव दैट H इज बाउंडेड। नाउ वी विल प्रूव दैट H is bounded। क्योंकि रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम सेस्क्यूलिनियर फॉर्म के लिए आपने क्या पढ़ी थी कि कोई भी अगर बाउंडेड सेस्क्यूलिनियर फॉर्म है, वहां पर क्या पढ़ा था हमने कि अगर बाउंडेड सेस्क्यूलिनियर फॉर्म है आपके पास H, तब एच एक्स वाई इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एस एक्स कोमा वाई की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो। अगर ध्यान हो आपके सेस्क्यूलिनियर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, इफ एच इज बाउंडेड सेस्क्यूलिनियर फॉर्म देन देयर एग्जिस्ट एन ऑपरेटर एस विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। साथ ही उसमें आपने प्रूव किया था कि नॉर्म ऑफ एस इक्वल टू किसके होता है, नॉर्म ऑफ एच के होता है। एस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यूनिक होता है। तो ये सारी चीजें आपने की थी। तो ये थ्योरम अगर हमें अप्लाई करनी है तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास एक सेस्क्यूलिनियर बाउंडेड सेस्क्यूलिनियर फॉर्म वहां पर होना चाहिए। तो सेस्क्यूलिनियर फॉर्म तो हमने यहां पर बना दिया। अब हम प्रूव करेंगे कि एच एक्स वाई क्या है, एच जो हमारे पास है वो क्या है, बाउंडेड है। तो बाउंडेड के लिए मोड एच वाई एक्स हम लेकर चल रहे हैं। मोड एच वाई एक्स इक्वल टू मोड एच वाई एक्स इक्वल टू किसके, इनर प्रोडक्ट वाई कोमा टी एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई नॉर्म ऑफ टी एक्स स्वार्ज इनइक्वलिटी विच इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ वाई। साथ ही टी क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर आपको दिया हुआ है। टी इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, इसका मतलब टी का नॉर्म फिक्स होगा। तो यहां से मोड एच वाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू, ये चीज हमारे पास बन रही है, मोड एच वाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। सपोज रिलेशन नंबर 2, और यहां से प्रूव हो गया दिस इंप्लाइज एच इज बाउंडेड। एच इज बाउंडेड और एच सेस्क्यूलिनियर फॉर्म हम प्रूव कर ही चुके हैं। सो दिस इंप्लाइज एच इज बाउंडेड सेस्क्यूलिनियर फॉर्म। बाउंडेड सेस्क्यूलिनियर फॉर्म ये हमारे पास आ गया। सो इफ H is bounded sesquilinear form, then by representation theorem there exists there exists a unique operator S on Hilbert space there exists a unique operator S on Hilbert space H1 such that वहाँ पर क्या था हमारे पास,
देखिए आप, वहाँ इस तरह से हमने लिखा था, एच एक्स वाई अपने पास था, तो एच एक्स वाई इक्वल टू इनर प्रोडक्ट क्या बन गया था वहाँ पर, एस एक्स कोमा वाई। इस तरह का बाउंडेड ऑपरेटर वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, एच वाई एक्स इक्वल टू इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एस वाई कोमा एक्स इस फॉर्म में, और ये किस पर होगा, H2 पर। तो यहाँ जो ऑपरेटर S आ रहा है, अगर इसी को मैं टी स्टार मान लूँ, टेकिंग S इक्वल टू टी स्टार क्या बनेगा, एच वाई एक्स इक्वल टू टी स्टार वाई कोमा एक्स इनर प्रोडक्ट ओवर H2 एंड रिलेशन नंबर 3। तो एच वाई एक्स शुरुआत में जो हमने डिफाइन किया था इक्वेशन नंबर 1 में, और अब एच वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3 से। तो फ्रॉम 1 एंड 3 क्या होगा, इनर प्रोडक्ट y कोमा टी एक्स, इनर प्रोडक्ट y कोमा टी एक्स ओवर H2 इक्वल टू इनर प्रोडक्ट टी स्टार y कोमा एक्स, इनर प्रोडक्ट टी स्टार y कोमा एक्स, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये तो किस पर है, H2 पर, और ये हमारे पास किसके लिए आएगा, हिल्बर्ट स्पेस H1 के लिए। ठीक है, H1 के लिए। इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज इनर प्रोडक्ट टी एक्स कोमा वाई ओवर H2 इक्वल टू इनर प्रोडक्ट x कोमा टी स्टार वाई ओवर H1, क्योंकि कॉन्जुगेट करेंगे तो जैसे ही सिंगल कॉन्जुगेट इसका एक बार करेंगे तो इसके आर्गुमेंट्स क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। दोनों तरफ मैं कॉन्जुगेट कर सकता हूँ इसका कॉन्जुगेट, और फिर उसको कॉन्जुगेट को उसके आर्गुमेंट चेंज करके दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको चेंज कर दिया। तो इस तरह का ऑपरेटर टी स्टार यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो ऑपरेटर टी स्टार यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, आपको पता है रिप्रेजेंटेशन थ्योरम में जो एस ऑपरेटर होता है उस ऑपरेटर की क्या कंडीशंस हैं, एस ऑपरेटर क्या होता है, यूनिक होता है, साथ ही बाउंडेड भी होता है, और एस का नॉर्म एच के नॉर्म के क्या होगा, बराबर होगा। सो टी स्टार इज सच दैट हियर टी स्टार इज सच दैट, टी स्टार का एग्जिस्टेंस किस तरह का होगा, सच दैट टी स्टार इज यूनिक। ठीक है, एक चीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम से टी स्टार का नॉर्म एच के नॉर्म के बराबर होगा, टी स्टार नॉर्म इक्वल टू नॉर्म ऑफ एच, यूनिक ऑपरेटर, नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ एच, सपोज रिलेशन नंबर 4। तो फाइनली अब एक चीज हमारे पास इसमें बची है, हमको नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार यहां पर प्रूव करना है। तो नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू किसके आ गया, नॉर्म ऑफ एच के अपने पास आ चुका है। तो नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ एच, ये चीज हमारे पास आ चुकी है। नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी हमें प्रूव करना है, उसके लिए हम प्रूव कर देंगे कि नॉर्म एच इक्वल टू नॉर्म टी। टू प्रूव नॉर्म ऑफ एच इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, ये चीज हम प्रूव करेंगे। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो टी का नॉर्म एच के नॉर्म के बराबर है, तो यहां से टी और टी स्टार दोनों का नॉर्म क्या हो जाएगा, सेम। ये हम किस तरह से करेंगे, सिंस ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, मोड ऑफ एच वाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ वाई।
नॉर्म ऑफ एच इक्वल टू, डेफिनेशन क्या है, सुप्रीमम, सुप्रीमम मोड एच वाई एक्स अपॉन norm of x, norm of y, where x is non-zero vector and y is also non-zero vector, इस फॉर्म में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच वाई एक्स का नॉर्म क्या है, लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम x इज नॉन जीरो, y इज नॉन जीरो, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉर्म ऑफ t, नॉर्म ऑफ x, norm of y upon norm of x, norm of y, which is equal to norm of t. So norm of h is less than equal to norm of t. ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। दूसरे केस में सिंस norm of h इक्वल टू ये है, सुप्रीमम x इज नॉन जीरो, y इज नॉन जीरो, मोड एच वाई एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ x, नॉर्म ऑफ y, ये हमारे पास है। एच वाई एक्स की डेफिनेशन अब यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इक्वल टू, या इसको मैं ये लिख सकता हूँ विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर सुप्रीमम को हम हटाएं तो मोड एच वाई एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ x, norm of y, which is equal to mod h y x equal to inner product y comma tx, inner product y comma tx upon norm of x, norm of y, choose y equal to tx। अगर y equal to tx हम लिखें तो क्या बनेगा, ये तो बनेगा मोड टी एक्स कोमा टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ टी एक्स, विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ टी एक्स, विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स, और ये एक्स इज नॉन जीरो, एक्स इज नॉन जीरो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमारे पास किसकी बनेगी, नॉर्म ऑफ टी की डेफिनेशन, नॉर्म ऑफ टी। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, नॉर्म ऑफ एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। तो नॉर्म ऑफ एच लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी हम प्रूव कर चुके हैं। नॉर्म ऑफ एच ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी हमारे पास आ गया है। सो नॉर्म ऑफ एच इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, और हम पहले ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि नॉर्म ऑफ टी स्टार किसके बराबर है, नॉर्म एच के बराबर। तो यहाँ पर जो नॉर्म एच आ रहा है ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, नॉर्म ऑफ टी स्टार के। तो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर का एग्जिस्टेंस होगा, और साथ ही नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार के भी वहाँ पर होगा। तो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए आप अब ध्यान रखिए कि टी कोई भी ऑपरेटर अगर हमारे पास है H1 से H2 के अंदर, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक ऑपरेटर टी स्टार फ्रॉम H2 into H1 such that inner product Tx, y equal to inner product x, t star y। तो ये H2 के लिए ये किस पर हो गया, H1 पर हो गया। ये नोट। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हिल्बर्ट स्पेसेस डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है T फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस H into H, then there exist Hilbert adjoint operator T star from H to H such that inner product Tx, y equal to x, t star y। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही इनर प्रोडक्ट किस पर हैं, H पर है, तो उसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद एक दो प्रॉपर्टीज और हम यहाँ पर करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज।
लेट x and y be inner product spaces and q from x to y is a bounded linear operator. Bounded linear operator. Then number first, q equal to 0 operator if and only if inner product qx comma y equal to 0 for all x belonging to x, y belonging to y, y belonging to y. And second, q, if q is defined from x to x, where x is complete inner product space and inner product qx comma x equal to 0. This implies q equal to 0 map. q equal to 0 map. ओके, तो x यहाँ पर क्या दे रखा है? कंप्लीट नहीं है यहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्स, x इज कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है. उस केस में अगर इनर प्रोडक्ट क्यू एक्स कोमा एक्स इक्वल टू 0 है, इफ एंड ओनली इफ q इज 0 ऑपरेटर. ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है. तो प्रूफ करें फर्स्ट वाले पार्ट का. फर्स्ट सबसे पहले हम मान लेते हैं सपोज q इक्वल टू 0 मैप, देन इनर प्रोडक्ट क्यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 मैप x कोमा वाई विच इज इक्वल टू 0, नथिंग टू प्रूव. ठीक है, तो जैसे ही हम 0 मैप यहाँ पर रखेंगे तो सीधा हमारे पास इनर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई? 0. q इज 0 मैप. कन्वर्स पार्ट इसका, कन्वर्सली सपोज qx कोमा वाई दिस इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x एंड y. तो इसको हम किस तरह से करेंगे? चूज y इक्वल टू क्यू एक्स. तो यहाँ से हमारे पास आएगा इनर प्रोडक्ट क्यू एक्स कोमा क्यू एक्स इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज क्यू एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल x एंड दिस गिव्स q इज 0 ऑपरेटर. q इज 0 ऑपरेटर. तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूव हो गया कि q अगर 0 ऑपरेटर है, q इज 0 ऑपरेटर इफ एंड ओनली इफ इनर प्रोडक्ट क्यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0. ये डिफरेंट स्पेसेस के लिए. अब सेम स्पेस के लिए मैं q ले रहा हूँ, जबकि यहाँ हम क्या मान रहे हैं कि q क्या है? कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है. तो इसको करें. सेकेंड पार्ट, लेट x comma y are elements of capital X. This implies alpha x plus y is also element of capital X. Let v equal to alpha x plus y which is element of capital X. ये ले लिया मैंने. हमको क्या प्रूव करना है यहाँ पर? इस थ्योरम के अंदर सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है कि क्यू एक्स कोमा एक्स इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ q इक्वल टू 0 मैप. ये हमें लेकर आना है.
इफ़ एंड ओनली इफ क्यू इक्वल टू 0 में। तो किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं लेट क्यू एक्स कोमा एक्स इक्वल टू 0 फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, देन क्यू वी कोमा वी इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0, क्योंकि v एलिमेंट किसका है? x का। तो v अगर x का एलिमेंट है तब इस इनर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? 0। दिस इंप्लाइज इनर प्रोडक्ट q ऑफ v इक्वल टू एल्फा x प्लस वाई कोमा एल्फा x प्लस वाई इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इसको लिख दिया। और दिस इंप्लाइज इनर प्रोडक्ट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एल्फा क्यू एक्स प्लस क्यू वाई कोमा एल्फा एक्स प्लस वाई इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज यहाँ से एल्फा इधर से आए भाई, इसका जब इसमें हम करेंगे तो एल्फा लेफ्ट आर्गुमेंट से बाहर आया, राइट आर्गुमेंट से एल्फा बार बाहर आ रहा है, और इनर प्रोडक्ट क्या बचेगा यहाँ पर? क्यू एक्स कोमा एक्स प्लस फिर इसमें से एल्फा बाहर, इनर प्रोडक्ट क्यू एक्स कोमा वाई प्लस इसके लिए एल्फा बार तो बाहर आ जाएगा एल्फा बार, और इनर प्रोडक्ट वाई कोमा या क्यू वाई कोमा एक्स, और प्लस इनर प्रोडक्ट क्यू वाई कोमा वाई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अब ये हम मानकर चल रहे हैं कि क्यू एक्स कोमा एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। सेम वेक्टर अगर यहाँ पर आ रहा है उस केस में ये इनर प्रोडक्ट 0 होगा, तो क्यू एक्स कोमा एक्स 0 हो गया, क्यू वाई कोमा वाई 0 हो गया। सेम वेक्टर के लिए क्या बचेगा हमारे पास? एल्फा बार, या ये वाली टर्म तो 0 हो गई, एल्फा बचा केवल, इनर प्रोडक्ट क्यू एक्स कोमा वाई और प्लस एल्फा बार इनर प्रोडक्ट क्यू वाई कोमा एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन रहा है। अगर इसके अंदर हम लिखें एल्फा इक्वल टू सपोज 1, एल्फा इक्वल टू 1, देन क्यू एक्स कोमा वाई प्लस क्यू वाई कोमा एक्स इक्वल टू 0, और अगर एल्फा इक्वल टू हम क्या लिख दें? आयोटा, तो एल्फा इक्वल टू आयोटा के लिए क्या होगा? इनर प्रोडक्ट क्यू एक्स कोमा वाई माइनस क्यू वाई कोमा एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि एल्फा इक्वल टू जब आप आयोटा लिखोगे तो यहाँ पर आयोटा आ गया, इधर क्या आएगा हमारे पास? आयोटा का कॉन्जुगेट, तो माइनस आयोटा पूरे में से कॉमन, वो तो 0 में डिवाइड कर दिया, ये अपने पास बचेगा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास बनेगा 2 इनर प्रोडक्ट क्यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज इनर प्रोडक्ट क्यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0, और ये फर्स्ट वाला केस बन गया। फर्स्ट वाले केस में क्यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 है, दिस इम्प्लाइज क्यू इक्वल टू 0 ऑपरेटर। तो ये हमारे पास किससे है? फ्रॉम फर्स्ट केस। कन्वर्स पार्ट इसका कन्वर्सली क्या है? इफ Q इज 0 वेक्टर या Q इज 0 मैप, देन Q अगर 0 मैप है तब क्या होगा? इनर प्रोडक्ट Q x कोमा x विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x। तो ये थ्योरम यहाँ पर ट्रू हो गई हमारे पास। इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हमने देखी वो क्या थी? फर्स्ट वाले केस में तो हमने प्रूव किया है इनर प्रोडक्ट क्यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ क्यू इक्वल टू 0। सेकेंड वाले केस में हमने किया है क्यू एक्स कोमा एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ क्यू इक्वल टू 0 मैप, लेकिन इसके अंदर हमने क्या लिखा है? जो स्पेस x था वो वहाँ पर क्या था? कॉम्प्लेक्स स्पेस कैसा था? कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो कॉम्प्लेक्स ही काम में क्यों लेते हैं हम? ठीक है,
अगर यहाँ पर रियल हो तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नोट डालकर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। लेट x इज रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस सच दैट इनर प्रोडक्ट qx, x इक्वल टू 0, qx, x इक्वल टू 0 एंड सिंस x इज रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो q को मैं ले रहा हूं यहां पर टेकिंग q इज ऑपरेटर ऑफ रोटेशन, ऑपरेटर ऑफ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री रोटेशन का ऑपरेटर मैं इसको ले रहा हूं। देन qx, x क्या होगा भाई, x पोजीशन यहां से स्टार्ट हुआ और अब ये 90 डिग्री पर रोटेट हो गया है। ठीक है, कितने डिग्री पर रोटेट हो गया, 90 डिग्री पर। तब ये इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0, बट q इज नॉन जीरो ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री पर अगर रोटेट किया है आपने इसको, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि q कैसा हो, जीरो ऑपरेटर हो, लेकिन इसका इनर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अगर रियल स्पेस आपको दे रखा है तो रियल स्पेस में qx, x अगर 0 है तब q का 0 ऑपरेटर होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स स्पेस आपको दिया हुआ है तब कॉम्प्लेक्स स्पेस के अंदर qx, x अगर 0 है, उस केस में उस ऑपरेटर को भी 0 ऑपरेटर वहां पर होना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स में एडजॉइंट ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज हम कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स।